चलिए हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, पेपर सेट ए के। तो यहाँ पे देखिए मैं बता चुका हूँ, ये एवरेज दिया हुआ है, ये भी एवरेज दिया हुआ है। ये गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 9, ये गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं हिंदी में 8, बॉयज़ के 8 हैं 7 है, ओवरऑल 8.8 है, ओवरऑल x है। सॉल्यूशंस क्या होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एवरेज का, है ना। चलिए सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। तो हमें ये तो पता होगा, देखिए एवरेज बेस्ड पे क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा हमें एवरेज की कहानी को समझ लेते हैं। सब लोग को आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा, थोड़ा सा उनके लिए समझ लेते हैं। एवरेज मतलब ये सबको ना पता है ना, क्या होता है, औसत। तो देखिए क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो भी हम रहते हैं, सम ऑफ सारे जो भी है क्वांटिटीज़, उनका सम कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से, सम ऑफ जितने भी वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए मैं बात करता हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे गर्ल्स कितनी है, तो एक क्लास में गर्ल्स के लिए हम सपोज कर लेते हैं गर्ल्स जी हैं, बॉयज़ बी हैं। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जी हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ बी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, वहाँ पे एवरेज मार्क्स हैं, तो देखिए मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 9G + 8B इक्वल टू में 8.8 है, 8.8 G + B। ये कितने लोग को समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ। ये क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा सा आपको रफ में कहानी जिनको नहीं आया हो समझ में कि ऐसा मैंने कैसे लिख लिया। देखिए ये क्या चीज़ है कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, और एवरेज मार्क्स की बात करूं तो पर स्टूडेंट को, मतलब एवरेज में मतलब पर स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो देखिए आप यदि ऐसा कर देते हैं, अब 5 स्टूडेंट में मैं यहाँ पे करता हूँ 5 बॉयज़ और एक काम करता हूँ 3 गर्ल्स, और मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एवरेज मार्क्स 5 बॉयज़ को 20 मिले और एवरेज मार्क्स 3 गर्ल्स को 15 मार्क्स मिले। मैं फिर से बता देता हूँ कहानी क्या है। कहानी हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 मिनट के आधे मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ ताकि एवरेज को भी आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। प्रॉपर पूरा टॉपिक तो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे क्या है एवरेज। एक क्लास में 5 लड़के हैं और हर लड़के का एवरेज औसत मार्क्स 20 है। उसी क्लास में 3 लड़कियाँ हैं, उनका औसत मार्क्स 15 मार्क्स है। तो देखिए पूरे क्लास में लड़कों का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 5, मतलब टोटल मार्क्स इतना होगा, और लड़कियों का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, और दोनों 145। ये बात समझ में आ गई है। अब कोई मुझसे ऐसा कह दे, जैसे कि मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा वैल्यू का इस तरह से रख लेता हूँ कि ये 30 होगा और ये 90 होगा और ये 190 होगा। कोई मुझे ये कह दे कि इनका एवरेज, मतलब ये 20 और 30 सेपरेट दिया था, जैसे सेपरेट यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो कोई मुझे कह दे कि ओवरऑल इनका कोई 15 रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, 15 इंटू दोनों का सम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हालांकि ये बात ज़रूर अलग है कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने डाटा 1 से लिया है, क्वेश्चन 1 से लिया है, तो वो एवरेज मार्क्स जो भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनी चाहिए, ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स इनका होगा हम दोनों की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वैल्यू का जो सॉल्यूशंस होगा वो इस वैल्यू के सॉल्यूशंस के इक्वल होता है। ये बात तो क्लियर है। और भी एवरेज की आपको बात पता होगी, थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। आपके 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, 20, 30 और 15 मार्क्स आपके आते हैं। और मैं कहता हूँ एवरेज क्या होता है, तो ये भी आपको पता होगा, 20 सम कर लेना है सारे का और डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो ये आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। ये कहानी एवरेज की है। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप एक रेशियो बना लेंगे, तो रेशियो बनाएंगे तो देखिए 8.8G यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये दोनों एक ही वैल्यू है ना, ये एक ही वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई होने पर वो अंदर जाएगा। फिर क्या होगा कि 8.8G को 9G से मैं माइनस करता हूँ तो 0.2G मेरे पास देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे 8 भी उधर माइनस होगा तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 0.8B। ये बात तो क्लियर है।
अब है ना पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, यहाँ से 1g इक्वल टू 4g मिलेगा, क्लियर हो। तो ये एक रेशियो, ये 4b है ना, तो एक रेशियो बनकर आया। और रेशियो क्या बनकर आया, रेशियो देखने के लिए मिला कि g अपॉन जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 4/1। बस यहाँ तक पहले आपको समझना, उसकी वैल्यू कितनी है 4/1। अब 4/1 जो 1 वैल्यूज़ है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें नेक्स्ट डाटा में पुट करना है ताकि हमारा आंसर वहाँ पे आ सकता है। कैसे आएगा देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका डाटा क्लियर है कैसे हमने इसको करा। अब देखिए अभी मैंने क्या करा, मैंने इस वाले कॉलम को लेके एक इक्वेशन बनाई और एक आंसर मैंने यहाँ पे लिया और एक रेशियो बनाया। अब इस वाले कॉलम में एक से इसको मैं लेता हूँ तो कैसे लूँगा, वही क्या कैलकुलेशंस करूँगा। देखिए ये गर्ल्स का था तो 8g प्लस ये बॉयज़ का है तो 7b इक्वल टू में क्या होना चाहिए, गर्ल्स प्लस बॉयज़ और ओवरऑल से हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बनेगा, 8g प्लस 7b और ये g अपॉन b यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये x, और इसी x की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास g अपॉन b की वैल्यू तो क्लियर है कि 4/1 है, तो यहाँ पे g अपॉन b आएगा कैसे, मैं इस इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ b से। तो देखिए कहानी कैसे आ जाएगी, 8g अपॉन b प्लस 7, अभी b डिवाइड हुआ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा g अपॉन b प्लस ये फिर वापस 1 हो गया और ये x। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद में g अपॉन b के प्लस पे मैंने रखा 4/1 जो कि 4 ही है ना, तो ये हुआ 8 × 4 प्लस 7 और यहाँ पे 4 प्लस 1, ये x की वैल्यू है। तो देखिए कितना हुआ 32 प्लस 7 कितना होता है 39/5, तो ये आपका आ रहा है 7.8 और 7.8 हमारे पास ऑप्शन में था क्या, यस। तो ये इसका पहला ए आंसर इसका सही होगा, ठीक है। समझ में आया हमने इसको कैसे किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यूपीएससी के सी सेट के पेपर ए की तरफ। सी सेट कौन सा है, सेट ए है मतलब, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 देखते ही समझ में आता है, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशंस पे, ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या दिया है, अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस। सबसे पहले तो मेंबर को हम लिख लेते हैं, मेंबर है हमारे पास में कौन कौन से मेंबर है, P Q R S T U। तो P है, Q है, R है, S है, T है और U है। कंडीशंस दे रखी उन्होंने, कंडीशंस में दे रखा है कि इस जो फैमिली मेंबर्स है यहाँ पे 3 मेल्स हैं। देखिए ब्लड रिलेशंस, यदि अभी मैंने शायद आपका सेशंस नहीं लिया है, ब्लड रिलेशंस में मेल को हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, तो नंबर ऑफ 3 है। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि 3 तो मेल है लेकिन 3 फीमेल भी हैं, और माइनस मतलब कि आपका फीमेल होगा, तो वो भी आपके नंबर ऑफ 3, मतलब कि इसमें से 3 आपके आदमी हैं, 3 आपके पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। आगे कहते हैं, आगे एक और कहानी दे रखी है कि इसमें 3 आर 2 मैरिड कपल, सॉरी देयर आर 2 मैरिड कपल, तो यहाँ पे मैरिड कपल 2 है। तो मैरिड कपल कितने हैं, हम यहाँ पे M लिख देते हैं, M फॉर मैरिड कपल, या फिर प्रॉपर पूरा ही मैं लिख देता हूँ, मैरिड कपल है यहाँ पे 2 और अनमैरिड सिबलिंग दिया है यहाँ पे, सिबलिंग मतलब भाई बहनी होंगे, तो ये हैं आपके 2, प्रॉपर पूरा नहीं लिखा मैंने, सिबलिंग है यहाँ पे, अनमैरिड सिबलिंग 2 हैं। और अब कंडीशंस पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास में इतना डाटा है। देखिए सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चंस को मैं पहले कर चुका हूँ, मैं बता देता हूँ, और कर चुका हूँ तो मैंने इसमें क्या पाया है वो मैं बाद में बताऊँगा। आपके सामने जो मैं कर रहा हूँ उसी के साथ में देखते हैं कि हम एग्जाम में होंगे तो कैसे करते हैं। प्रॉपर ये डाटा तो लिखते ही, ये भी हम प्रॉपर कंडीशन लिख लेते हैं जो गिवन है। अब लिखेंगे हम कंडीशन जो उन्होंने क्या बोला है। वो ये सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे यू जो है, यू इज़ पीस डॉटर, देखिए यू इज़ पीस डॉटर, माने कि देखिए यू और पी के बारे में एक कहानी क्लियर है। और उन्होंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखा है, ये लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि यू इज़ पीस डॉटर। देखिए पहली बात तो इस कहानी से क्या समझ में आता है, इस कहानी से जेंडर किसका क्लियर है, यू का क्लियर है कि पी का क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जेंडर किसका क्लियर है, यू इज़ पीस डॉटर,
यानी कि यू जो है पी की लड़की है, तो यहाँ पे यू का जेंडर क्लियर है पर पी का जेंडर क्लियर नहीं है कि पी माता है कि पिता है। पी कोई भी हो सकता है, लड़की तो माता के लिए भी लड़की होगी, पिता के लिए भी लड़की होगी। अब उसकी मैं ट्री बना देता हूँ, तो पी ऊपर की तरफ आएगा, यू नीचे की तरफ आएगा और ये माइनस के साथ इंडिकेट होगा, ठीक है ना। जनरेशन्स की बात करता हूँ तो देखिए जनरेशन्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक जनरेशन, ये 3 लाइन को मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन एम है, तो एम का कोई सन होगा तो वो नीचे की तरफ ट्री बनेगी, मतलब सन या फिर कोई उसका भतीजा भतीजी नेफ्यू नीस जो भी कोई आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। और उसके फादर, एम के फादर ऊपर की तरफ बनेंगे, फादर अंकल आंट बुआ जो भी होंगे, ठीक है ना। और एम के जो ब्रदर होगा कजिन्स होगा वो इसी लाइन पे एक ऐसी की तरह हम जाएंगे, ठीक है ना। कजिन्स या फिर उसके कपल, तो हम सेम लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे पी की डॉटर है तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पे बनाया कि पी की डॉटर कौन है, यू है। इतना ही उन्होंने दे रखा था हमें स्टेटमेंट में। आगे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। आगे कहते हैं क्यू के बारे में यहाँ पे बताया, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिखा है ना, मदर इन लॉ है। देखिए अब यहाँ पे फिर किसका जेंडर क्लियर है, यहाँ पे दिया है क्यू जो है आर की मदर इन लॉ है। क्यू जो है आर की मदर इन लॉ है, यानी जेंडर किसका क्लियर है, यहाँ पे क्यू का क्लियर है। और क्यू जो है एक सासू है, सासू किसकी है, आर की है। क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, जाहिर सी बात है आर जो होगा एक कपल होगा, आर की मतलब आर की शादी हुई होगी। और आर के बारे में हमें नहीं पता है कि आर मेल है कि फीमेल है। सबसे पहले मैं इसका ट्री बना देता हूँ। देखिए ये पी का और यू का कनेक्शन है। आगे मैं बनाता हूँ आर और क्यू के रिलेशन में। तो देखिए एक आर कोई होगा, आर के देखिए ये कपल के लिए मैं डबल लाइन शो करता हूँ, भाई बहन के लिए सिंगल लाइन होगी, डबल लाइन किसके लिए शो करते हैं हम लोग, कपल के लिए। तो यहाँ पे कोई शख्स होगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो जो क्यू है वो इसी शख्स के पेरेंट्स में से है। तो जाहिर सी बात है जो क्यू जो है वो माइनस है, मतलब कि वो एक फीमेल है। और क्यू जो है आर की क्या है, सासू है, मदर इन लॉ है। अब आर देखो कभी लड़का हुआ, आर यदि मेल हुआ, ठीक है ना, तो उसकी वाइफ की मदर हुई, या फिर आर फीमेल हुई तो उसके हस्बैंड की मदर हुई। अब जाहिर सी बात है मदर है तो इसके हस्बैंड भी होंगे, यानी कि इस जो यहाँ पे कोई शख्स जो भी है इसकी यदि मदर है तो इसके फादर भी होंगे। तो एक कपल वाली ट्री तो ऐसा दिख रहा है और एक कपल तो यहीं पे क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है एक और देखने में ये आता है कि ये जो पी है, पी की कोई लड़की यदि यू है, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बना दूँ तो ये पी की भाई दो एक कपल होगा, एक पैर होगा, उन्हीं की कोई लड़की हो सकती है। तो जाहिर सी बात है पी के पेरेंट, यू के पेरेंट्स में से पी के बारे में हमें पता है, लेकिन पी भी कौन है, फीमेल है मेल है, ये हमें नहीं पता है। चलिए आगे हम समझ लेते हैं आगे और क्या दिया है। आगे वो कहते हैं टी इज एन अनमैरिड मेल। टी के बारे में उन्होंने गिवन दे दिया है कि टी जो है मेल है। देखिए यहाँ पे क्या क्या और सिंबल बना दीजिए, यू जो है आपका माइनस है और आपका क्यू भी जो है माइनस है, ठीक है ना। अब 3 फीमेल थे, 3 फीमेल में से देखिए 2 फीमेल हमें पता है, बाकी फीमेल के बारे में नहीं पता है। और पढ़ लेते हैं आगे कहानी में क्या है। आगे कहते हैं कि एस एक मेल है, कैपिटल एस एक्स मेल है, तो ये भी मेल है। अब हमारे पास में 3 मेल थे 3 फीमेल थे, अब बाकी का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अब ये कहते हैं कि अब इन्होंने देखे क्या है, इन्होंने हमें दे रखे हैं, ये तो मैं इसको ड्रॉ कर चुका हूँ वर्ड्स में, है ना। तो उन्होंने ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस हमें बताना है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। पहला ऑप्शन है कि आर जो है यू का हस्बैंड है, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से ले लूँ, आर जो यू का हस्बैंड है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ये डबल लाइन क्या होती है, पति पत्नियों की, हस्बैंड वाइफ की होती है। ये ऐसा कहते हैं क्या ऐसी कंडीशन निकल सकती है, वो जो कंडीशन उन्होंने वर्ड्स में दी है मैंने उसको अपने कोड में लिख लिया है। आगे कहते हैं आर जो है एस की वाइफ है, यहाँ पे आर को रिवर्स बता दिया है और वाइफ बताया है, और किसकी वाइफ बताया, एस की, तो यहाँ पे एस को वो मेल बता रहे हैं। थर्ड में क्या कहते हैं, एस जो है अनमैरिड है, तो एस के बारे में कहते हैं कि ये सब अनमैरिड है। और नंबर 4 दिया नन ऑफ दिस, नॉट, है ना, कोई भी आपके नन ऑफ एबव। देखिए सबसे पहली बात है हमारे पास में जो टी है एक अनमैरिड मेल भी है, तो देखिए टी
शायद कहाँ तक आ सकता है। देखिए हमारे पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस आ रहे हैं, जबकि 6 लोग हैं। और देखिए कपल की बात करूं तो कपल तो देखिए यू का, यदि यू के एक पेरेंट्स पी है तो एक और कोई पेरेंट्स होगा ना भाई। पेरेंट्स तो 2 मिलकर ही होते हैं, मतलब पेरेंट्स मतलब क्या होता है कि 2 इंसानों से बना हुआ है ना, माता और पिता होगा। तो एक तो ये देखने के लिए मिल रहा है, एक ये देखने, और एक तो ये है ही। तो यहाँ पे मैरिड कपल जब वो कह रहे थे कि 2 है तो देखने पे लग रहा है कि तो 3 है। अब 3 है ठीक है, अब बात आती है कि टी को आप फिट कहाँ करेंगे। तो देखिए टी तो अनमेरिड है, तो टी ना तो यहाँ फिट होगा, ना टी यहाँ फिट होगा, ना टी यहाँ फिट होगा। लेकिन अब टी फिट हो कहाँ सकता है, तो उन्होंने एक बात ये भी कह दी थी कि 2 अनमेरिड सिबलिंग है। तो सिबलिंग है तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ तो देखिए टी के साथ ही बहुत सारी कंडीशंस बच रही है कि टी या तो ये तो जो पेरेंट्स हैं इनका कोई एक और हो सकता है, और वो इन दोनों का भाई बहन हो सकता है। अब टी यदि मैं देखिए यहाँ पे ये ना क्वेश्चन में पहली बात तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं, सही बताऊँ तो मैं आपको यदि आप और भी चेक करेंगे तो लोगों ने तो कहा है कि डाटा ही करेक्ट नहीं है, तो वाकई में डाटा करेक्ट नहीं है यदि हम लोग जाएं ऑप्शंस पे तो। लेकिन कितनी कंडीशंस बन सकती है इसमें, यदि आप टी को यहाँ पे रखते हैं तो टी को यहाँ पे रखते हैं तो टी एक हिसाब से मेल हो जाएगा, और टी मेल हुआ तो ये फीमेल होगा, क्योंकि भाई बहन है या सिबलिंग्स हैं, या सिबलिंग्स में तो ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों नहीं हो सकते हैं। तो टी या तो यहाँ पे भी आ सकता है या फिर टी यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन इसके बाद में अब एस बचता है, एस यहाँ पे भी आ सकता है, एस यहाँ पे भी आ सकता है, एस यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस ट्री को, ये पहली बात तो दोनों जॉइंट भी नहीं हो रही, एक फैमिली ट्री टोटल कंप्लीट भी नहीं हो पा रही है, तो हम इसके किसी भी ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि आर जो है हस्बैंड है यू का, तो यू का हस्बैंड है, तो यू तो अब देखिए आर को मैं यहाँ पे कैसे रख दूँ, आर यू को यदि यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो यू का एक पेरेंट्स पी बैठता है तो क्यू ए बैठ सकता है, बन सकती है, कंडीशन ऐसी बन सकती है, लेकिन कोई एक लिंक ऐसी नहीं दी है कि आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप श्योरिटी पे नहीं जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी वाली बात हो सकती है, श्योरिटी वाली बात तो नहीं हो सकती है। आर वहाँ पे महिला बताइए, और आर जो बताया एस की पत्नी होगी, एस की वाइफ होगी, तो आर एस की वाइफ होगी तो एस यहाँ पे उस हिसाब से होना चाहिए, और एस फीमेल या एस मेल हुआ तो एस तो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई श्योर इस पे किसी भी चीज़ पे श्योरिटी नहीं है। तो इसका वैसे तो मेरी नज़र में तो ये या तो डाटा सही नहीं दिया है, डाटा सही नहीं दिया है, तो कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा है, इसीलिए उन्होंने एक लास्ट ऑप्शन रखा है। और क्यों रखा है वो ये कहते हैं कि नन ऑफ एबव, यानी कि जो आंसर निकल रहा है वो ऊपर के जो आंसर से उससे नहीं आ रहा है, मतलब कि आंसर इनमें से किसी में से नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर किस पे आपका राइट आंसर जाना चाहिए, इस पर जाना चाहिए, इस पर थोड़ा डिस्कस होना चाहिए आपके पास में, यदि आप एग्जाम में बैठे हो। हाँ, यदि यहाँ पे कभी है ना कोई एक और ऑप्शन रख देते तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मैं फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ वो एक और कोई कंडीशन बताते जिस पे हम क्लियर जा सकते थे। तो इसका क्या है, डाटा सही नहीं है, डाटा या तो करेक्ट नहीं है, जिस पे कोई लिंक नहीं बन रही प्रॉपर, लिंक नहीं बनने के बाद में हमारे पास राइट आंसर इसका यही आएगा कि हम इसके राइट आंसर पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है इन्होंने। कैलेंडर मैं बता चुका हूँ, कैलेंडर क्लॉक आते ही हैं, है ना, MPPSC हो, UPSC हो, CSAT में आते ही हैं, लेकिन कैलेंडर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है। बुकों में तो नहीं है, RS अग्रवाल बुक है और भी लूसेंट आप करते हैं, कैलेंडर टॉपिक दिया होता है, पर इस तरह का क्वेश्चन मुझे भी देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन एग्जाम में एक उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा लेवल पे बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है कैलेंडर पे है। सबसे पहले मैं कैलेंडर के बताने के पहले थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा, कैलेंडर की थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ठीक है ना। मैन कंडीशंस, लीप ईयर किसे कहते हैं हम और ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं हम। तो लीप ईयर क्या होता है, ये लीप वर्ष कहते हैं हम इसको, और ऑर्डिनरी को सामान्य वर्ष कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल में एक बार पड़ता है, जिसमें फैब जो होता है फैब जो होता है वो 29 का हो जाता है, और यहाँ पे फैब जो होता है वो 28 का ही होता है ना। लीप वर्ष की पहचान क्या है, लीप वर्ष की पहचान एक और है कि वो 4 से डिवाइड हो जाता है वो साल जो लीप वर्ष होता है ना, सामान्य वर्ष 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है वो वर्ष कौन सा है, 2020, तो ये लीप वर्ष है, और फैब इसमें आप देखना कैलेंडर में 29 का पड़ा होगा। तो यहाँ पे कहानी में उन्होंने देखिए क्या दे रखा है, उन्होंने ना ये कहा है कि 12 जैन को संडे है, ये उन्होंने दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, और ये कहते हैं यदि ऐसा है तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कि क्या 15 जुलाई को
15 जुलाई को संडे पड़ा होगा यदि वे लीप ईयर है, यदि वे वर्ष लीप ईयर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 15 जुलाई को संडे ही होगा लेकिन वे वर्ष नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, करेक्ट नहीं है। सी में उन्होंने दे रखा है 12 जुलाई की बात करी है और यहां पे कहते हैं कि 12 जुलाई को संडे है भाई, और यहाँ पे ये लीप वर्ष होगा लेकिन इस केस में। और डी में दे रखा है कि वही 12 जुलाई है, संडे ही है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। हमें उन्होंने एक डेट दे रखी है 12 जनवरी को संडे, ये उन्होंने दे रखा है कि है ही संडे, लेकिन 12 जनवरी को संडे है तो 15 और 12 जुलाई की बात करिए, 15 जुलाई की बात करिए, 15 जुलाई को भी संडे पड़ रहा है लेकिन 15 जुलाई पे दो ऑप्शन रखे कि वो वर्ष लीप वर्ष होगा या फिर नहीं होगा, और एक 12 जुलाई की बात करिए कि 12 जुलाई को संडे होगा तो वो लीप होगा या फिर नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए वैसे तो इसका बहुत शॉर्टकट मेथड है, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड तब आपके काम का होगा, तब आपके लिए ईजी होगा जब आपने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। अब मान लेते हैं अभी कैलेंडर टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन मुझे बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने कैलेंडर टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं लॉन्ग कैलकुलेशन के साथ जाऊंगा। तो देखिए आपके सामने आप लोग सभी यहाँ पे फोकस करेंगे, आपको 12 जनवरी दे रखा है उन्होंने, इसके बाद में आपके पास में फेब पड़ता है, मार्च पड़ता है, अप्रैल पड़ता है, मई पड़ता है, जून पड़ता है, फिर जुलाई की बारी आएगी, फिर जुलाई की बारी आएगी। पहले देखिए आप जनवरी को कंप्लीट करिए, तो देखिए क्या होता है फेब, यदि मैं इसको मान लेता हूँ, देखिए यदि मैं मान लेता हूँ कि अभी मैं जो टेबल बनाने वाला हूँ वो लीप वर्ष की है, तो ये 28 का होगा, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, और इस पे तो हमारे पास में एक 15 की बात करनी है और एक 12 की बात करनी है ना। पहले मैं 12 को चेक करूंगा, देन फिर 15 को चेक करूंगा। क्लियर है आप सबको मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए अब मैं एक बात बता देता हूँ, ये कहानी क्या होती है, कैलेंडर जब हम पढ़ते हैं तो पूरी कहानी ओड डे पे बनी हुई होती है। ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे वो होते हैं जो है ना एक सप्ताह में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको 10 दिन दिए है, तो 10 दिन दिए और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से आप कितने सप्ताह बना सकते हैं, तो आप इसमें से कितने सप्ताह बना सकते हैं? एक ही सप्ताह बना सकते हैं, एक ही वीक बना सकते हैं, लेकिन जो 3 डे फिट नहीं हुए हैं वही आपके ऑड डे कहलाते हैं। अब मैंने आपको यदि 15 दिन दिए हैं तो 15 दिन में से आप कितने वीक बना सकते हैं? आप 2 वीक बना सकते हैं, एक वीक आपका नहीं बन पाएगा, मतलब एक आपका डे रह जाएगा, तो वो जो रिमेनिंग डे रहेगा वही आपका ऑड डे कहलाएगा। तो क्या होता है, यदि मैं मंथ की बात करूं, यदि मैं बोलूं कि जनवरी में कितने ऑड डे रहते हैं, तो आप कह दोगे सर 28 तक तो पूरा है ना डिवाइड हो जाता है 7 से, लेकिन 3 आपस में अलग से रह जाते हैं। तो जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर रहता है, शेषफल रहता है, वो आपके ऑड डे होता है। तो देखिए फेब में तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ऑड डे 0, यहाँ पे 3 रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 3 रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, और ये 12 है तो 5 है, और ये 15 है तो 1 है। अब पहले मैं चेक कर रहा हूँ 12 के हिसाब से। अब पहले तो जनवरी को भी कंप्लीट करते हैं, तो जनवरी को देखिए हमें कंप्लीट करना होगा तो 31 तक कंप्लीट करना होगा। तो जनवरी के भी दिन कितने पास हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं? 19 डेज वो बच रहे हैं, मतलब 19 डेज बच रहे हैं, तो 19 डेज में आपके ऑड डे कितने हो जाएंगे? 5। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्या होता है कि जब आप कैलेंडर पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ होती है कि है ना, संडे को हम 0 मानते हैं, मंडे को हम 1 मानते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 एंड संडे तो आपका हो ही जाता है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को आपके मानते हैं 6 लेता है। अब यहाँ पे आप ऐड करिए 5, 8, 10 और ये 15, और यदि मैं 12 जनवरी की बात करता हूँ तो ये होता है यहाँ पे 20 टोटल होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 20 टोटल होते हैं। अब 20 जो टोटल होते हैं, तो इस 20 में से देखिए क्या होती है कहानी में, ये मैं बता देता हूँ। इस 20 को आप इस 20 में से कितना निकल कर आ रहा है, इस 20 में से आपके पास में कितना निकल कर आ रहा है, आप ये मुझे बताइए।
20 में से आपके पास में रिमेनिंग 6 आएगा निकल कर। क्यों आएगा रिमेनिंग 6 निकल कर? क्योंकि यहाँ पे भी आपके 14 जो हैं वो आपके पूरे कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं 7 से और रिमेनिंग 6 बच रहा है। अब ये रिमेनिंग 6 बच रहा है, तब जब मैं 6 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो 6 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपके 12 बच रहा है। तो देखिए अब है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में इनको मैंने ऐड करा 12 जनवरी के बाद से तो 12 जुलाई तक। तो 12 जुलाई तक टोटल मेरे पास, देखिए इस वाली लाइन को छोड़ ही रहे हैं हम, है ना, क्योंकि अभी 15 जुलाई की डेट पे नहीं जा रहे, अभी हम 12 जुलाई की डेट पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें प्रॉपर 20 मिले, 20 मतलब 6। अब देखिए ये संडे का जो रहता है कॉर्ड क्या रहता है 0, अभी मैंने टेबल बना था उसमें मैं 6 को ऐड करूँ तो 6 और इस हिसाब से ये आएगा शनिवार। तो ये तो आंसर नहीं होगा। लेकिन अब ये टेबल जो मैंने Feb 20 ऐड कर लिया था तो ये क्या था, सामान्य वर्ष था, नोट अ लीप ईयर था। लेकिन ये लीप ईयर होता तो ये 29 का होता, और 29 का होता तो यहाँ पे एक होता, एक और 1 रिमेनिंग रह जाता, और 1 रिमेनिंग रह जाता तो इस हिसाब से 21 होते तो 0 ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इस बार क्या ऐड करता, 0 ही, और 0 + 0 यानी कि आपका आंसर रविवार आ जाता। तो आंसर रविवार कब आता? आंसर रविवार तब आता 12 जुलाई पर आ जाता। और 12 जुलाई पे कब आता? 12 जुलाई पे लीफ पे आता कि नॉट अ लीफ पे। तो नॉट अ लीफ वाली कैलकुलेशंस पे 20 हमारे ऑड डे बच रहे थे तो उस पर तो नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने लीफ वाला कैलकुलेशंस करा तो एक और 8 ऐड करना पड़ा तो उस पर हमारा आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा। क्लियर हो कैसे किया हमने? अब नहीं आया होगा समझ में तो प्रॉपर फिर से आपको थोड़ा सा कैलेंडर पे जाना पड़ेगा टॉपिक पे और फिर आपको समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बीच में हमने पैसेज को भी स्किप कर दिया है। पैसेज पे भी कभी हम लोग एक ले लेंगे, बना देंगे वीडियो, लेकिन फिलहाल अभी हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, देखिए इसमें इस बार देखने के लिए मिला सबसे ज़्यादा डाटा सफिशिएंसी से पूछे गए हैं क्वेश्चन से। ये भी डाटा सफिशिएंसी है। आपको P, Q, R और S ये 4 कुछ नंबर्स दे रखे हैं और एक S1 कंडीशंस है और एक S2 कंडीशंस है। S1 ये कहता है कि R जो है, S1 कंडीशन में देखिए क्या कहा इन्होंने, R इज ग्रेटर देन P as well as Q। और S2 के कंडीशन में दे रखा है कि S जो है इज नॉट द लार्जेस्ट वन। P जो है R, देखो हिंदी में बात करूं, R जो है P और Q से बड़ा है दोनों से। और S2 कहानी ये कहती है कि S जो है वो सबसे बड़ा नहीं है। S क्या है? सबसे बड़ा नहीं है। अब एक प्रश्न हमसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये करते हैं कि ये जो चारों संख्याएं हैं, ये जो चारों नंबर्स है, 4 जो नंबर्स है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और कौन सा है ये आपको बताना है। इसके बाद में फिर आपको वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से क्या दिए होते हैं, ये वो पहला तो ऑप्शन ये कहा है कि S1 जो कंडीशंस है, यदि वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या अकेला S1 जो डाटा है वही सफिशिएंट होगा, ये अलोन ही सफिशिएंट है। बी में उन्होंने दे रखा है क्या S2 सिंगल ही अलोन है, अलोन मतलब ये अकेला ही सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ऑप्शन थर्ड में कहा है कि दोनों S1 + S2 दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए। और फोर्थ में दे रखा है कि S1 और S2 इन दोनों से भी ज़रूरत में, इनकी दोनों के यूज़ में भी हमारा इनका दोनों का भी यूज़ करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं है ना कंडीशंस बनाता हूँ। R इज़ ग्रेटर देन P, तो R को मैंने देखिए इस हिसाब से बनाया, P और Q से बना दिया। लेकिन ये देखिए तो मैंने मन से बताया R जो है P और Q दोनों से बड़ा है, कॉमा कर सकता हूँ P लेकिन Q से बड़ा है ये नहीं पता है, लेकिन R दोनों से है, ठीक है भाई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में एस जो है इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन, और एस भी है ना सबसे बड़ा नहीं है, तो एस भी है ना देखिए इधर ही कहीं आएगा, एस भी आपका इधर ही कहीं आएगा, तो आर तो सबसे बड़ा है, ये बात तो क्लियर हो गई है। यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है आपसे कि चारों संख्याओं में से कौन सा सबसे बड़ा है,
तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये बात तो क्लियर हो गई कि आर ही सबसे बड़ा है, ये बात तो क्लियर हो गई है। लेकिन वो ये पूछते कि सबसे छोटा कौन सा, चलिए इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आर सबसे बड़ा है, तो इसके बताने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए क्या S1 सफिशिएंट था या अकेला S2 सफिशिएंट था या फिर दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए S1 में तो आप इतना बता पाए थे कि R जो है P और Q से बड़ा है, लेकिन आप S2 नहीं पढ़ते तो आप, हमें क्या पता था, S2 पढ़ा तभी हमें पता चला कि SB जो है इधर ही कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का यूज़ हो रहा है, तभी हम उस आंसर पे जा रहे हैं कि R सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा C। तभी हम इसके राइट आंसर पे जा पाएंगे। हमें दोनों डाटा को उठाना पड़ेगा, यही डाटा सफिशिएंसी कहलाती है कि दोनों डाटा उसकी नीड पड़ रही है। लेकिन यदि ये क्वेश्चंस ऐसा होता, ये क्वेश्चंस क्या होता, ऐसा होता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आप लोग बता पाओते सबसे छोटा कौन सा है। क्या सबसे छोटे के लिए हम क्या आंसर होता है इसका, जरा सोचिए, सबसे छोटे के लिए क्या आंसर होता यदि ये पूछ लिया जाता है कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसके लिए होता कि दोनों डाटाओं का यूज़ करने के बाद भी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, क्योंकि ये तीनों जो हैं आर से छोटी ये पता है, लेकिन तीनों में से कौन छोटा ये नहीं पता है। सबसे बड़ा पता चल गया आर है, लेकिन तीनों में सबसे छोटा कौन सा ये नहीं पता है। तो इसके लिए यदि ऐसा आता, उन्होंने पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, वो यहाँ पे ये बात करी है उन्होंने कि अमंग 4 नंबर्स पी क्यू आर एस एंड है विच वन इज़ द लार्जेस्ट। तो इसका आंसर तो ये हो गया, सबसे छोटा पूछते तो हम फिर इस पर जाते कि दोनों डाटाओं का यूज़ करने के बाद भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 भी डाटा सफिशिएंसी का है और ये कहते हैं S1 एक कंडीशन दे रखी है। S1 ये कहता है कि n एक प्राइम नंबर है। S2 कहता है कि n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। और n कोई एक संख्या होगी, n कोई एक नंबर होगा और उस नंबर को जब भी हम 4 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, ये भी कहानी उन्होंने दे रखी है। आगे क्वेश्चंस तो ये कर रहे हैं, क्वेश्चन जो किया है वो ये है। क्वेश्चंस में उन्होंने ये कहा है इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर तो हो गई, नेचुरल नंबर तो क्या होता है 1 से लेकर तो इनफाइनाइट सब नेचुरल है, तो ये वर्ड्स ना भी लिखें तो ठीक है। n मैं सीधा सा हिंदी में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 21 देन व्हाट इज़ n। वो ये कहते हैं कि जो n है ना वो n 10 से लेके 20 तक के बीच की कोई एक संख्या है। उन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वो जो n जो है, n के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो n जो संख्या है वो 10 और 20 के बीच में कोई एक संख्या है, लेकिन वो संख्या क्या है ना, वह संख्या। उन्होंने पूछा है कि वह संख्या क्या है। हिंदी में भी उन्होंने यही क्वेश्चन दे रखा है कि यदि n 10 और 20 के बीच एक प्राकृतिक संख्या है तो n होगा क्या, क्या संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी देखिए 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शन से ही आते हैं A B C D। और इसके लिए A आता है कि S1 सिंगल होगा या S2 सिंगल होगा। S1 प्लस S2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए। और फिर लास्ट वाला है कि S1 प्लस S2 दोनों को भी आप लेते हैं तो भी आपके सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा क्या। तो देखिए हमें ये पता है कि 10 से 20 के बीच की संख्या भी है भाई, और वो 4 से डिवाइड होती है लेकिन एक बचाती है। तो देखिए एक तो 13 मिलता है एक नंबर और एक मिलता है 17, क्योंकि 13 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो 1 रिमाइंडर आता है ना, 17 में भी 17 में भी 1 रिमाइंडर आता है, यस और नो। ठीक है, अब क्योंकि देखिए हालांकि क्या है, उन्होंने ये भी जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि n एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 13 भी है, प्राइम नंबर 17 भी है, प्राइम नंबर 13 भी है, प्राइम नंबर 17 भी है। S1 कंडीशन तो ये है। S2 कंडीशन में है कि n को जब भी आप डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर है। तो दोनों कंडीशंस को देखा तो देखिए तो दोनों कंडीशंस पे हमारे पास में 2 प्राइम नंबर निकल के आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस आंसर पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ जिस आंसर को वो उन्होंने पूछना चाहते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं वो संख्या कौन सी है, आप तो वो संख्या बताइए। तो संख्या तो 2 आ रही है हमारे पास में, एक तो नहीं आ रही है। एक आती तो हम बोल देते भाई 13 इसका राइट आंसर है, प्राइम भी है और एक रिमाइंडर भी है, लेकिन 17 के साथ भी वही कहानी है, 17 भी प्राइम नंबर है। शायद कभी यहाँ पे लिख देते ना कि प्राइम नंबर जो लोएस्ट प्राइम नंबर है 10 से 20 वाला, तो मैं बोल सकता था कि उस आंसर पे मैं जा रहा हूँ।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि सॉल्यूशंस के लिए S1 S2 दोनों के साथ में भी लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो आंसर नहीं आ पा रहा है। तो S1 और S2 दोनों का यूज़ कर भी लेते हैं तो भी हमारे पास में आंसर नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है यानी कि इस बात को एग्री कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आंसर इसका क्या होगा? डी। डी इज राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि दोनों के यूज़ करने पे भी हम उस नंबर पे नहीं पहुंच पा रहे जो नंबर उनको चाहिए। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और 30 भी डाटा सफिशिएंसी का है। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक S1 है, यहाँ पे भी वही S2 है, दो कंडीशन फिर से दे रखी है। S1 कहता है कि कोई दो नंबर, देखिए द स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड टू नंबर्स फॉलोड बाय अ क्वेश्चंस, देयर प्रोडक्ट 21 एंड सम 10, तो व्हाट आर द टू नंबर्स। तो यहाँ पे भी फिर वही बात है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में रखे होंगे इन्होंने। S1 को अलोन रखा है, फिर S2 को अलोन रखा है, सी में S1 प्लस S2 दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, और फोर्थ में S1 प्लस S2 दोनों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए कहानी क्या है ये, इसमें इसका मैं बता देता हूँ। वो पूछ रहे हैं वो संख्याएं कौन सी है, हिंदी में बात करूँ या मैं डायरेक्ट बता दूँ। वो ये कहते हैं वो संख्या कौन सी है यदि पहली कंडीशन बताती है कि उनका गुणनफल 21 है, दूसरी कंडीशन बताती है उनका योगफल 10 है। चलिए सॉल्यूशन ले ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि पहली वाली कंडीशन में एक हमने सपोज करा पहले नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो गुणन मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और कंडीशन दूसरी को मैं उठाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, है ना। इससे y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो y की वैल्यू उठा के हमने इसमें रखा तो कितना आ जाएगा 21y और 21/x। मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, कैसे रखूँगा? देखिए y इक्वल क्या आ जाएगा 21/x, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 21/x और ये tan है, तो ये x², ये देखिए यहाँ पे पहले एलसीएम होगा x², फिर नीचे पूरा x आएगा, फिर वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan x होगा। tan x को इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा तो माइनस tan x और ये प्लस 21 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो सबको पता होता है कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। -7x - 3x प्लस 21 इक्वल टू 0, तो x - 7 और एक बन रहा है आपका x - 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ हालांकि, तो एक वैल्यू आई 7 और एक वैल्यू आई 3। तो देखिए आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रखें, 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, या फिर 3 रखेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 7 आएगी, है ना। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि x से पहली संख्या 7 है कि दूसरी संख्या क्या है ना। तो यही से हमारी कहानी आ गई 7 और 3। और देखे भी तो 7 और 3 का देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, और दोनों को हम ऐड करते हैं 10 आ रहा है। तो ये बात इसमें पता चल गई कि इसके सॉल्यूशंस तो आ गया, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी है तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? सी। हाँ, इसका सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशंस में दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। बिना कोई हम अकेले इसको लेके सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते, या फिर अकेले S2 को लेकर सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते हैं। तो दोनों की रिक्वायरमेंट पे हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, चलिए